Hello everyone, welcome to Commerce Hour. In this video, we'll be studying Ind AS 103 that is Business Combination. इस वीडियो में हम बिजनेस कॉम्बिनेशन के बेसिक कॉन्सेप्ट्स के साथ ही कुछ फुल फ्लेज्ड इलस्ट्रेशंस भी सॉल्व करेंगे और ये इलस्ट्रेशंस हमने CMA मॉड्यूल से लिए हैं. So let's begin. What is business combination? A business combination is a transaction or other events in which acquirer obtains control on one or more businesses. तो बिजनेस कॉम्बिनेशन तो बहुत ही सिंपल सी बात है. एक्वायरर ने एक्वायरी पे कंट्रोल ऑब्टेन कर लिया तो बिजनेस कॉम्बिनेशन हो गया. एग्जाम्पल्स देख लेते हैं. एक्विजिशन ऑफ शेयर्स और नेट एसेट्स, तो शेयर्स या नेट एसेट्स एक्वायर करके बिजनेस कॉम्बिनेशन हो सकता है. रिवर्स एक्विजिशन के थ्रू हो सकता है. लीगल मर्जर के थ्रू हो सकता है. रिवर्स एक्विजिशन को हम अच्छे से किसी और वीडियो में समझेंगे. अपेंडिक्स सी इंक्लूड्स गाइडेंस ऑन कॉमन कंट्रोल ट्रांजैक्शंस. A common control transaction is also a form of business combination. But common control में actually क्या होता है? Common control में दो entities होती है, दोनों पे किसी एक entity का common control होता है, जैसे कि amalgamation में दो entities merge होती है to form a separate entity, to form a new entity. तो जो new entity है इसका इन दोनों पे common control है. So now we know कि business combination क्या है. एक्वायरर ने एक्वायरी पे कंट्रोल ऑब्टेन कर लिया तो बिजनेस कॉम्बिनेशन हो गया. बट एक्चुअली कंट्रोल क्या है? कंट्रोल एक्वायर कर लिया, ये पता कब चलेगा, कैसे पता चलेगा कि कंट्रोल एक्वायर किया हुआ है? तो उसके लिए विल हैव टू गो थ्रू इंड AS 110. तो इंड AS 110 के हिसाब से कंट्रोल इज ओनरशिप ऑफ मोर देन हाफ द वोटिंग राइट्स ऑफ अनदर एंटिटी, power over more than half of the voting rights by agreement with investors, power to govern the financial and operating policies of the other entity under statute or agreement, power to remove or appoint majority of directors, power to cast majority of votes. तो अगर ये सारी चीज़ें या इनमें से कोई भी चीज़ हम कर पा रहे हैं तो हमारा उस एंटिटी पे कंट्रोल है. तो ये तो सारी बेसिक चीज़ें थी. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड सी के अकाउंटिंग मेथड कौन सी यूज़ की जाती है बिजनेस कॉम्बिनेशन में. तो एज पर इंड AS 103 एक्विजिशन मेथड ऑफ अकाउंटिंग इज़ यूज्ड फॉर बिजनेस कॉम्बिनेशन. पर लेकिन बिजनेस कॉम्बिनेशन जो अंडर कॉमन कंट्रोल है, कॉमन कंट्रोल ट्रांजैक्शंस के लिए एक्विजिशन मेथड नहीं बल्कि पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड यूज़ किया जाता है. पर इस वीडियो में विल ओनली डिस्कस अबाउट एक्विजिशन मेथड. पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड किसी और वीडियो में डिस्कस किया जाएगा. सो लेट्स अंडरस्टैंड एक्विजिशन मेथड ऑफ अकाउंटिंग. तो इन कुछ स्टेप्स के थ्रू हम समझेंगे कि एक्विजिशन मेथड में एक्चुअली अकाउंटिंग कैसे की जाती है. So the first step is identifying the acquirer. Let's go through the first step. Identifying the acquirer. Acquirer is the entity that obtains control of business. Okay, ये तो पता ही है हमें, जो जिसने कंट्रोल ऑब्टेन कर लिया वो एक्वायरर है. तो हाउ टू आइडेंटिफाई द एक्वायरर? इंड AS 110 शैल बी यूज्ड टू आइडेंटिफाई द एक्वायरर. वाई इंड AS 110 शुड बी यूज्ड? क्योंकि हमने पढ़ा था, कंट्रोल का मीनिंग पढ़ा था, और वो कंट्रोल का मीनिंग कहाँ पे था? इंड AS 110 में था. तो अगर वो कंट्रोल के मीनिंग से हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि एक्वायरर कौन है तो बहुत अच्छी बात है. हम इंड AS 110 यूज़ करके आइडेंटिफाई कर लेते हैं एक्वायरर कौन है. बट अगर हम इंड AS 110 हम इस इंड AS 110 के थ्रू नहीं आइडेंटिफाई कर पा रहे अपना एक्वायरर, तो हमारे पास और दो फैक्टर्स हैं यहाँ पे टू आइडेंटिफाई द एक्वायरर, जो कि इंड AS 103 में बताए हैं. So let's read. In a business combination effected primarily by transferring cash or other asset or by incurring liabilities, the acquirer is usually the entity that transfers the cash or other assets or incurs liability. तो ये तो बहुत ही सिंपल सी बात है. उसने उसको कैश दे के खरीदा, किसी ने किसी कंपनी को कैश दे के खरीदा, तो जिस कंपनी ने कैश दिया है वही एक्वायरर हुआ. दूसरा फैक्टर है, इन अ बिजनेस कॉम्बिनेशन इफेक्टेड प्राइमरीली बाय एक्सचेंजिंग इक्विटी इंटरेस्ट, द एक्वायरर इज यूजुअली द एंटिटी दैट इशूज इट्स इक्विटी इंटरेस्ट. ये भी बहुत सिंपल बात है. अगर इक्विटी शेयर्स देके खरीद रहा है तो यार जिसने इक्विटी शेयर्स दिए हैं वही एक्वायरर होगा. तो एक्वायरर को आइडेंटिफाई करना तो बहुत ही सिंपल है, वो तो हो जाएगा. तो स्टेप 1 हो गया. व्हाट इज स्टेप 2? स्टेप 2 इज डिटरमाइनिंग द एक्विजिशन डेट. एक्वायरर को आइडेंटिफाई करने के बाद एक्विजिशन डेट डिटरमाइन करते हैं.
तो what is acquisition date? It is a date on which acquirer obtains control of the acquiree. That is, legally transfers the consideration, acquires the assets and assumes the liability of the acquiree. ठीक है. एक्विजिशन डेट डिटरमाइन करना इज़ इम्पॉर्टेंट क्योंकि हमें हमारे जो असेट्स हमने एक्वायर किए हुए हैं उनको इस एक्विजिशन डेट के फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करना होगा. ये स्टेप 3 में है एक्चुअली. तो ये रीज़न है कि हमें एक्विजिशन डेट पता होना चाहिए. तो लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड सी कि स्टेप 3 क्या बोल रहा है. स्टेप 3 इज़ रिकग्निशन एंड मेजरिंग असेट्स, लाइबिलिटीज़ एंड नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट. तो जो हमने असेट्स एक्वायर किए, लाइबिलिटीज़ अज्यूम किए, उनको हमें अपने बुक्स में रिकॉर्ड करना होगा. वो किस वैल्यू पे रिकॉर्ड किया जाएगा. तो लेट्स सी, द एक्वायर्ड असेट्स एंड लाइबिलिटीज़ आर रिक्वायर्ड टू बी मेजर्ड एट देयर एक्विजिशन डेट फेयर वैल्यूज़. इसलिए हमें एक्विजिशन डेट डिटरमाइन करना ज़रूरी है क्योंकि हमें असेट्स एंड लाइबिलिटीज़ एक्विजिशन डेट फेयर वैल्यूज़ पे हमारे बुक्स में रिकॉर्ड करनी है. एनसीआई को किस पे रिकॉर्ड किया जाएगा. एनसीआई भी हमें सीएफएस में रिकॉर्ड करना होता है. तो एनसीआई किस वैल्यू पे रिकॉर्ड किया जाएगा. एनसीआई इज मेजर्ड एट इट्स फेयर वैल्यू एट इट्स एक्विजिशन डेट और एट द नेट प्रपोर्शनेट वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स एक्वायर्ड. एनसीआई रिकॉर्ड करने के लिए हमारे पास दो मेथड्स है. एक फेयर वैल्यू मेथड है और एक प्रपोर्शनेट शेयर ऑफ नेट एसेट्स. इन दोनों मेथड को हम एग्जाम्पल्स के थ्रू समझेंगे आने वाले स्लाइड्स में. फ़िलहाल एनसीआई क्या होता है होपफुली सबको पता होगा, बट आई विल जस्ट एक्सप्लेन इट इन शॉर्ट. तो एनसीआई में एक्चुअली एनसीआई इज़ नथिंग बट सब्सिडरी का होल्डिंग. दो कंपनी है ए एंड बी. ए पेरेंट है और बी सब्सिडरी है. तो जो बी का होल्डिंग है, बी में जो बी का होल्डिंग है, या तो वो ऐसे बोल सकती कि जो बी कंपनी है उसमें जो अदर शेयर होल्डर्स पेरेंट के अलावा, ए के अलावा जो होल्डिंग है, दैट इज़ नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, एनसीआई. एनसीआई तभी होता है जब 100% एक्विजिशन नहीं हो रहा है. 100 से कम परसेंटेज ऑफ शेयर्स अगर एक्वायर हो रहे हैं तभी एनसीआई होगा. ऑब्वियसली जो 100 से कम एक्वायर किया, अगर 80% एक्वायर कर रहे हैं तो 80% होल्डिंग पेरेंट की हुई, जो बची हुई 20% है वो सब्सिडरी की हुई. तो ये जो बची हुई 20% है दैट इज़ एनसीआई. हमें कंसोलिडेशन में एनसीआई को भी कंसिडर करना होता है. और अभी हमें पता है कि असेट्स, लाइबिलिटीज़ और एनसीआई को किस वैल्यू पे रिकॉर्ड करना है. तो लेट्स मूव फॉरवर्ड और स्टेप 4 देखते हैं. स्टेप 4 इज़ रिकग्निशन एंड मेजरमेंट ऑफ गुडविल और अ बार्गेन परचेज. हाउ डू वी फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल. फेयर वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन ट्रांसफर्ड plus recognized amount of any NCI in acquiry plus fair value of any previously held equity interest in the acquiry में से डिडक्ट कर देते हैं हम net of acquisition date amounts of identifiable assets acquired and liabilities assumed. तो हमें या तो गुडविल आएगा या फिर बार्गेन परचेस आएगा. इन तीनों में से अगर हम नेट एसेट्स को माइनस करते तो या तो गुडविल आएगा या बार्गेन परचेस आएगा. गुडविल कब आएगा, जब नेट एसेट्स का वैल्यू कम है और कंसिडरेशन का वैल्यू ज़्यादा. इसका मतलब जो एक्स्ट्रा कंसिडरेशन दिया है वो गुडविल के लिए दिया होगा. तो जब कंसिडरेशन ज़्यादा हो, कंसिडरेशन प्लस एनसीआई प्लस प्रीवियसली हेल्ड इक्विटी इंटरेस्ट ज़्यादा हो और एक्विजिशन डेट अमाउंट्स ऑफ नेट एसेट्स कम हो तो गुडविल आ जाएगा. अगर नेट एसेट्स का वैल्यू ज़्यादा हो और कंसिडरेशन का वैल्यू कम हो तो बार्गेन परचेज आएगा. क्योंकि नेट एसेट्स की वैल्यू ज़्यादा थी और हमें वो सस्ते में मिल गया, हमने उसके लिए कम कंसिडरेशन पे किया, तो ऑब्वियसली हमें गेन हो रहा है, गेन ऑन बार्गेन परचेज. इस गेन ऑन बार्गेन परचेज को हमें एज अ कैपिटल रिजर्व एक्यूमुलेट करना होगा और अदर इक्विटी में ऐड करना होगा. तो यहाँ पे वही लिखा है नीचे, अ गेन फ्रॉम बार्गेन परचेज इज़ टू बी रिकग्नाइज्ड इन अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम एंड एक्यूमुलेटेड इन इक्विटी एज कैपिटल रिजर्व. ओके, तो ये सीएफएस में अदर इक्विटी जब बनेगा, अदर इक्विटी में हमें ये गेन ऑन बार्गेन परचेज हमें जो हुआ है उसको ऐड करना है. लास्ट पॉइंट इज द कंसिडरेशन ट्रांसफर्ड इन अ बिजनेस कॉम्बिनेशन इंक्लूडिंग एनी कंटिंजेंट कंसिडरेशन इज मेजर्ड एट फेयर वैल्यू. तो जो कंसिडरेशन ट्रांसफ़र है उसको भी हमें फेयर वैल्यू पे ही मेजर करना है.
Now that we know how to calculate goodwill and non-controlling interest, तो let's solve some examples. Illustration number 3 है ये CMA मॉड्यूल का. A Limited acquires 80% of B Limited for 9,60,000 rupees paid by equity at par. Fair value of B's net asset at time of acquisition amounts rupees 8 lakh. Required, calculate non-controlling interest and goodwill, journal entries in the books of A. ओके तो अब हमें पता है नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं और गुडविल कैलकुलेट कैसे करते हैं. सो लेट अस कैलकुलेट नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट फर्स्ट, बिकॉज वी नीड नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट टू कैलकुलेट गुडविल, राइट. हमें पता है कि नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने के दो मेथड्स होते हैं, एक फेयर वैल्यू मेथड और एक प्रपोर्शनेट शेयर ऑफ नेट एसेट मेथड. इस एग्जाम्पल में कोई भी मेथड स्पेसिफाई नहीं किया गया है कि कौन से मेथड से हमें सॉल्व करना है. तो मॉड्यूल में इसे PSNA मेथड, प्रपोर्शनेट शेयर ऑफ नेट एसेट मेथड से सॉल्व किया है. नाउ लेट अस सी PSNA मेथड से NCI कैसे कैलकुलेट करते हैं. बहुत ही सिंपल है PSNA मेथड. वी जस्ट हैव टू सी कि NCI का शेयर कितना है. एक्वायरी के नेट एसेट्स का वैल्यू जो कि इस सम में 8 लाख का है, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे NCI के शेयर से जो कि 20% का है, तो हमें NCI का वैल्यू आ जाएगा. सिंपल है. PSNA मेथड में हमें क्या करना है, नेट एसेट का शेयर ऑफ नेट एसेट देखना है कि NCI का शेयर ऑफ नेट एसेट कितना है और उस तरीके से NCI का वैल्यू कैलकुलेट करना है. इस समय PSNA मेथड से NCI का वैल्यू आ गया है 1,60,000 रुपीज़ का. सो नाउ वी कैन कैलकुलेट गुडविल. तो गुडविल के लिए वी नो हमें क्या करना होता है, कंसीडरेशन प्लस NCI प्लस प्रीवियसली हेल्ड इक्विटी इंटरेस्ट. यहाँ पे लिखा है कंसीडरेशन प्लस NCI प्लस प्रीवियसली हेल्ड इक्विटी इंटरेस्ट इन दी एक्वायरी. इसमें से हमें इन तीनों के सम में से हमें डिडक्ट करना है नेट असेट्स का वैल्यू, नेट असेट्स एज एन एक्विजिशन डेट का वैल्यू. करेक्ट है. यहाँ पे देखते हैं आप कैसे किया हुआ इसको. तो हमारा कंसिडरेशन है 9,60,000 रुपीज़ का. NCI का वैल्यू आया 1,60,000 रुपीज़ का. प्रीवियसली हेल्ड इक्विटी इंटरेस्ट है नहीं इस सम में, तो ज़ीरो ही है. प्रीवियसली हेल्ड इक्विटी इंटरेस्ट कुछ भी नहीं है. उसमें से हम माइनस कर देते हैं नेट असेट्स को जो कि 8 लाख रुपीज़ का है, तो हमें आ जाएगा गुडविल. नाउ दैट PSNA मेथड इज़ क्लियर, लेट अस यूज़ फेयर वैल्यू मेथड. और हम फेयर वैल्यू मेथड समझते हैं इसी सम के थ्रू. अकॉर्डिंग टू फेयर वैल्यू मेथड 9,60,000 रुपीज़ इज़ फॉर 80% का शेयर, मतलब 80% शेयर का वैल्यू इज़ 9,60,000 रुपीज़. तो हाउ मच शुड बी द वैल्यू फॉर 20% शेयर. 20% इज़ द NCI. इस तरीके से वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ NCI. तो कैसे करेंगे इस केस में, 9,60,000 रुपीज़ इज़ फॉर 80% शेयर, तो हाउ मच इज़ फॉर 20% शेयर. सिंपल, इसका आंसर आ जाएगा 2,40,000. तो एज पर फेयर वैल्यू मेथड 2,40,000 का वैल्यू आ रहा है गुडविल का, और एज पर PSNA मेथड 1,60,000 का वैल्यू आ रहा है NCI का. 2,40,000 वैल्यू आ रहा है NCI का और 1,60,000 आ रहा है वैल्यू ऑफ NCI एज पर PSNA मेथड. तो ये थे दोनों NCI कैलकुलेशन के मेथड्स, फेयर वैल्यू और PSNA मेथड्स. नाउ लेट अस मूव फॉरवर्ड. अब हम आगे कुछ फुल फ्लेज्ड इलस्ट्रेशन सॉल्व करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ थोड़े छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स पेंडिंग है, वो कर लेते हैं. कंटिंजेंट कंसीडरेशन. तो कंटिंजेंट कंसीडरेशन को भी हमें फेयर वैल्यू ऑफ एक्विजिशन डेट पे ही मेजर करना होता है. हमने अभी अभी पढ़ा था, यहाँ पे वही लिखा हुआ है. कंटिंजेंट कंसीडरेशन जो कि क्या होता है, ऑब्लिगेशन बाय द एक्वायरर टू ट्रांसफर एडिशनल एसेट्स इफ स्पेसिफाइड फ्यूचर इवेंट्स अकर. तो दिस शुड बी मेजर्ड एट फेयर वैल्यू ऑफ एक्विजिशन डेट, राइट. तो इसी के रिलेटेड ये इलस्ट्रेशन सॉल्व कर लेते हैं. ये इलस्ट्रेशन भी हमने CMA मॉड्यूल से ही लिया हुआ है, तो देखते हैं. D has acquired 100% of the equity of F on March 31, 2017. The purchase consideration comprises of an immediate payment of 10 lakh rupees and
two further payments of 1.21 lakh rupees if the return on equity exceeds 20% in each of the subsequent 2 financial years. तो जो ये 1.21 लाख रुपीज़ है ये कंटिंजेंट कंसीडरेशन है जो कि आगे के 2 साल में पे किया जाएगा अगर रिटर्न ऑन इक्विटी 20% से एक्सीड हो गया. डिस्काउंट रेट है 10% का. कंप्यूट द वैल्यू ऑफ टोटल कंसीडरेशन एट द एक्विजिशन डेट. तो एक्विजिशन डेट पे हमें टोटल कंसिडरेशन कैलकुलेट करना है. 10 लाख तो हम इमीडिएट पेमेंट कर रहे हैं तो वो तो कंसिडरेशन का पार्ट है ही. 1.21 लाख हमारा कंटिंजेंट कंसिडरेशन है एंड वी नो कि कंटिंजेंट कंसिडरेशन इज टू बी मेजर्ड एट फेयर वैल्यू ऑफ एक्विजिशन डेट. तो फेयर वैल्यू किस तरीके से लिया जाएगा? प्रेजेंट वैल्यू ले लेंगे हम 1.21 लाख का एक्विजिशन डेट के लिए तो हमें फेयर वैल्यू आ जाएगा. इस प्रेजेंट वैल्यू को हम इमीडिएट पेमेंट में ऐड कर देते हैं और हमें टोटल परचेज कंसीडरेशन आ जाएगा. हमने जो एसेट्स एक्वायर की थी उनको हमने रिकग्नाइज कर लिया, लाइबिलिटी अज्यूम की थी उनको भी रिकग्नाइज कर लिया. अगर कोई कंटिंजेंट लाइबिलिटी है तो कंटिंजेंट लाइबिलिटी को किस तरीके से रिकग्नाइज करेंगे? तो देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है. लिखा है कि द एक्वायरर शैल रिकग्नाइज एज ऑफ द एक्विजिशन डेट a contingent liability assumed in a business combination if it is a present obligation that arises from past events and its fair value can be measured reliably. तो हमें contingent liability recognize करना है कब? Only if उसका fair value can be measured reliably and it is a present obligation. तभी हमें कंटिंजेंट लाइबिलिटी को रिकग्नाइज करना है, अदरवाइज हमें कंटिंजेंट लाइबिलिटी को एक्वायरर की बुक्स में रिकग्नाइज नहीं करना है. कंटिंजेंट लाइबिलिटी से रिलेटेड ये एग्जांपल इलस्ट्रेशन नंबर 8 सीएमए मॉड्यूल का कर लेते हैं. बहुत ही छोटा सा इलस्ट्रेशन है. जेड कंपनी एक्वायर्ड सी कंपनी ऑन April 1. For a lawsuit contingency, C has a present obligation as on April 1, 2019 and the fair value of the obligation can be reliably measured as rupees 50,000. As of the date of acquisition, it is not believed that an outflow of cash or other assets will be required to settle this matter. What amount should be recorded by Z company under Ind AS for this contingent liability of C company? हमें कंटिंजेंट लाइबिलिटी को रिकग्नाइज करने के लिए 2 चीज़ें देखनी होती है. एक तो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन होना चाहिए और दूसरा फेयर वैल्यू कैन बी मेजर्ड रिलायबली. क्या इस केस में दोनों चीज़ें फुलफिल हो रही है? तो हाँ हो रही है क्योंकि उसका प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है. ये लॉसूट कंटिंजेंसी उसकी प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है और उस ऑब्लिगेशन का फेयर वैल्यू कैन बी रिलायबली मेजर्ड एज 50,000 रुपीज़. तो हमें उसको रिकग्नाइज करना है भले ही यहाँ पे जो भी लिखा हुआ आगे दैट डजंट इवन मैटर टू अस. तो अगर ये दोनों चीज़ हो रही है तो हमें रिकग्नाइज करना है. तो आंसर यही है कि रिकग्नाइज करना है हमें कंटिंजेंट लाइबिलिटी को क्योंकि उसका फेयर वैल्यू भी रिकग्नाइज मेजर हो रहा है रिलायबली और वो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन भी है. स्टेप एक्विजिशन. तो स्टेप एक्विजिशन बेसिकली होता क्या है इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. फॉर एग्जाम्पल कंपनी ए है और कंपनी बी. कंपनी ए ने मार्च में कंपनी बी के 30% शेयर्स खरीद लिए. तो मार्च में तो कंपनी ए के पास में बी का कोई कंट्रोल नहीं है, वो सिर्फ बी का एक माइनॉरिटी शेयर होल्डर है. ठीक है. फिर सितंबर में कंपनी ए बी में 40% शेयर्स और खरीद लेता है सितंबर में. तो सितंबर में जब ये 40% शेयर्स खरीद रहा है और क्योंकि इसके पहले से 30% शेयर होल्डिंग है तो अब उसकी टोटल होल्डिंग कितनी हो गई? 70% की. तो जब 70% की होल्डिंग हो गई तो सितंबर में वी कैन से कि कंट्रोल एक्वायर हो गया. तो ये जो कंट्रोल एक्वायर हुआ ये स्टेप में हुआ है, इसलिए इस एक्विजिशन को हम स्टेप एक्विजिशन बोलते हैं. इसका थ्योरी पढ़ लेते हैं. An acquirer sometimes obtains control of an inquiry in which it held an equity interest immediately before the acquisition date. This is known as business combination achieved in stages or as a step acquisition. Clear है? Obtaining control triggers remeasurement of previous investments. तो हमने कंट्रोल तो ऑब्टेन किया सितंबर में, लेकिन हमारा जो प्रीवियस एक्विजिशन था इसको भी हमें एक्विजिशन डेट के फेयर वैल्यू पे मेजर करना होगा फॉर अकाउंटिंग पर्पसेस.
the acquirer remeasures its previously held equity interest in the equity at its acquisition date fair value. Any resulting gain or loss is recognized in profit and loss. सेम चीज़ बोली गई है, हमें रीमेजर करना पड़ेगा एक्विजिशन डेट फेयर वैल्यू पे, और कोई गेन या लॉस को हमें पीएनएल में रिकग्नाइज करना। अब हम ये इलस्ट्रेशन सॉल्व कर लेते हैं, ये स्टेप एक्विजिशन से रिलेटेड ही है। Entity A acquired 35% of Entity B in 2015 for 35,000 rupees. In 2016, fair value of shares of Entity B is 42,000 rupees, thus 7,000 reported under OCI. तो 2015 में जब A ने B के 35% शेयर्स खरीदे थे तो A B का एक माइनॉरिटी शेयर होल्डर था। 35,000 में खरीदे थे जिसका फेयर वैल्यू चेंज हो गया 42,000 पे, तो हमें रीवैल्यूएशन प्रॉफिट हो रहा है 7,000 का, जो कि हमने OCI में रिपोर्ट कर दिया है। OCI में इसलिए रिपोर्ट किया क्योंकि ये प्रॉफिट रीवैल्यूएशन प्रॉफिट है, ये हमें रियलाइज नहीं हुआ है अभी, तो हमने ऑलरेडी उसको OCI में रिपोर्ट कर दिया है 7,000 के प्रॉफिट को। इन 2016 A फर्दर एक्वायर्ड 40% स्टेक इन B, कंसिडरेशन पेड 60,000 रुपीज़। अब 2016 में वो फर्दर 40% स्टेक खरीद रहा है, तो 2016 में उसके पास बी का कंट्रोल आ गया। अब वो बी का कंट्रोल ए के पास है, तो बिजनेस कॉम्बिनेशन 2016 में हो रहा है, तो ये स्टेप एक्विजिशन हो रहा है। 40% के लिए उसने 60,000 का कंसिडरेशन पे किया। एंटिटी ए आइडेंटिफाइज द नेट एसेट ऑफ बी एज 1,20,000 रुपीज़। ठीक है, नेट एसेट का वैल्यू भी पता है हमारे पास, 1,20,000 रुपीज़ का नेट एसेट है। वैल्यू 35% शेयर्स एट 45,000 रुपीज़। अब 35% जो हमारा प्रीवियसली हेल्ड इक्विटी इंटरेस्ट था उसका वैल्यू और भी चेंज हो गया, 3,000 से और भी बढ़ गया। 42,000 हुआ था, अब 45,000 हो गया, तो 3,000 का प्रॉफिट हो रहा है वापस, रीवैल्यूएशन प्रॉफिट। ऑलरेडी प्रॉफिट हुआ था 7,000 का। NCI इज़ वैल्यूड एट प्रपोर्शनेट नेट एसेट। तो इस क्वेश्चन ने हमें स्पेसिफिकली बता दिया कि PSNA मेथड से NCI को वैल्यू करो। ठीक है, तो हम ये सारी इन्फॉर्मेशन यूज़ करके हम गुडविल कैलकुलेट कर लेते हैं। तो पहली बात तो यहाँ पे स्टेप एक्विजिशन में हमने पढ़ा था कि द एक्वायरर रीमेजर्स इट्स प्रीवियसली हेल्ड इक्विटी इंटरेस्ट इन द एक्वायरी एट इट्स एक्विजिशन डेट फेयर वैल्यू। एनी रिजल्टिंग गेन और लॉस इज रिकग्नाइज्ड इन प्रॉफिट और लॉस अकाउंट। ओके, तो सबसे पहले हम प्रीवियसली हेल्ड इक्विटी इंटरेस्ट को रीमेजर कर लेते हैं, जो कि क्वेश्चन में रीमेजर करके बताया कि 45,000 का फेयर वैल्यू है एज ऑन दी एक्विजिशन डेट। कंट्रोल एक्वायर जिस दिन हुआ उस दिन 45,000 रुपीज़ का उसका फेयर वैल्यू था। तो इससे जो हमें रीवैल्यूएशन से जो हमें प्रॉफिट या लॉस हो रहा है वो हमें PNL में ट्रांसफ़र करना है। ठीक है, तो हम कर लेते हैं। पहले हमने 7,000 रुपीज़ OCI में रिपोर्ट किया था, इसको PNL में रिकग्नाइज कर लेते हैं, और जो फर्दर 3,000 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है इसको भी PNL में रिकग्नाइज कर लेते हैं। तो टोटल हमें 10,000 रुपीज़ PNL में ट्रांसफ़र करना है। ओके, अब हम गुडविल कैलकुलेट करते हैं। गुडविल के लिए वी नीड 4 थिंग्स: कंसिडरेशन, NCI का वैल्यू, प्रीवियसली हेल्ड इक्विटी इंटरेस्ट और नेट एसेट्स का वैल्यू। यहाँ पे वी हैव कंसिडरेशन ऑफ 60,000 रुपीज़, प्रीवियसली हेल्ड इक्विटी इंटरेस्ट का वैल्यू 45,000 रुपीज़, नेट एसेट 1,20,000 रुपीज़, बट हमें NCI अभी भी कैलकुलेट करना है। तो फर्स्ट लेट्स कैलकुलेट NCI। इन्होंने बोला प्रपोर्शनेट नेट एसेट मेथड यूज़ करो। प्रपोर्शनेट नेट एसेट मेथड में हम क्या करते थे, हमारा जो नेट एसेट्स का वैल्यू है इसमें हम मल्टीप्लाई कर देते हैं NCI का शेयर परसेंटेज, जो कि कितने का है यहाँ पे 25%, राइट, क्योंकि 75% तो A का है, तो 25% का NCI परसेंटेज है। इसको करने से हमें NCI का वैल्यू आ जाएगा। इन्होंने कहाँ किया हुआ है ये रहा, पहले इन्होंने NCI यहाँ पे, मतलब इन्होंने गुडविल कैलकुलेशन में ही NCI को यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया है। तो अब हमारे पास में NCI भी है, कंसिडरेशन भी है, प्रीवियसली हेल्ड इक्विटी इंटरेस्ट का वैल्यू भी है और नेट एसेट का वैल्यू भी है। तो व्हाट विल वी डू इज कंसिडरेशन प्लस NCI प्लस प्रीवियसली हेल्ड इक्विटी इंटरेस्ट माइनस 1,20,000 रुपीज़। तो या तो हमें गुडविल आएगा या तो बारगेन परचेज। तो इस क्वेश्चन में हमें गुडविल आ रहा है 15,000 रुपीज़ का।
तो अब हम कुछ इलस्ट्रेशंस फुल फ्लेश्ड इलस्ट्रेशन सॉल्व करते हैं। हमने सारे इलस्ट्रेशन CMA मॉड्यूल से ही लिए हुए हैं। ये इलस्ट्रेशन नंबर 10 है CMA मॉड्यूल का। हम पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं और फिर देखते हैं कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है और फिर सॉल्व करेंगे। X Limited agreed to take over Y Limited as on 1st October 2018. No balance sheet of Y Limited was prepared on that date. Summarized balance sheet of X and Y Limited as on 31st March 2018 were as follows. मतलब हमारे पास बैलेंस शीट 31st मार्च का है, मतलब 6 महीने पहले की बैलेंस शीट है इन शॉर्ट। करेक्ट है, ये बैलेंस शीट गिवन है। हम एडिशनल इन्फॉर्मेशन पढ़ लेते हैं। For the 6 months period from 1st April 2018, X Limited and Y Limited made profits of 5,40,000 and 3,60,000 respectively after writing off depreciation at 10% per annum on their fixed assets. ठीक है, तो ये बैलेंस शीट डेट के बाद में कुछ प्रॉफिट इन्होंने अर्न किया हुआ है, उसके बारे में बताया। Both the companies paid on 1st August 2018 equity dividends of 10%. Dividend tax of 15% was paid by each of them on such payments. ठीक है, 1st अगस्त को कुछ डिविडेंड और DDT भी पे हुआ है। फिर बताया है कि गुडविल ऑफ Y Limited was valued at 1,68,900 rupees on the date of takeover. Stock of Y Limited subject to an abnormal item of rupees 8,500 to be written off fully should be, and stock would be appreciated by 20% for the purpose of takeover. ठीक है, X Limited would issue to Y Limited shareholders fully paid equity shares of 10 rupees each on the basis of comparative intrinsic values of the shares on the date of takeover. ये हमारा कंसिडरेशन के बारे में बोल रहा है। ये पॉइंट कंसिडरेशन क्या है, Y Limited के शेयर होल्डर्स को वो इक्विटी शेयर्स देने वाला है X Limited टेक ओवर के लिए। इक्विटी शेयर्स इशू करेगा ऑन द बेसिस ऑफ कंपेरेटिव इंट्रिंसिक वैल्यूज। तो व्हाट आर वी रिक्वायर्ड टू डू, कैलकुलेट कंसिडरेशन टू बी ट्रांसफर्ड टू X Limited, कैलकुलेट नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड, अ सर्टेन क्लोजिंग बैंक बैलेंस विच विल अपीयर इन द बैलेंस शीट। ठीक है, तो चलिए लेट्स कैलकुलेट कंसिडरेशन। कंसिडरेशन के लिए व्हाट वी नीड, हमें कंसिडरेशन के बारे में बोला था कि इक्विटी शेयर्स इशू किए हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंपेरेटिव इंट्रिंसिक वैल्यूज। तो पहले तो वी हैव टू कैलकुलेट इंट्रिंसिक वैल्यू, और इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगा, नेट असेट्स के थ्रू, है ना। तो पहले हमें नेट असेट कैलकुलेट करना पड़ेगा। पर असेट्स में कुछ चेंजेस हुए हैं, जैसे प्रॉफिट बढ़ गया था। ये हमारा 31st मार्च 6 महीने पहले का बैलेंस शीट है, तो असेट्स में ऑब्वियसली कुछ चेंजेस हुए होंगे। जैसे हमारा प्रॉफिट बढ़ गया था और DDT पे किया था, जिसकी वजह से हमारे कैश पे इफेक्ट पड़ा होगा, तो हमारा बैंक बैलेंस चेंज हुआ होगा दोनों का, और स्टॉक भी चेंज हुआ है। ठीक है, तो लेट अस कैलकुलेट पहले बैंक बैलेंस क्या होगा। क्वेश्चन में भी पूछा है ये थर्ड पॉइंट में कि हमें असर्टेन करना है क्लोजिंग बैंक बैलेंस। ठीक है, तो लेट अस फर्स्ट कैलकुलेट बैंक बैलेंस क्या होगा। बैंक बैलेंस के लिए व्हाट विल डू इज, हमारे पास में ओपनिंग बैलेंस है 3,40,000 और 1,80,000 का। फिर हमने प्रॉफिट अर्न किया है, X Limited का कैलकुलेट कर लेते हैं पहले। ओपनिंग बैलेंस है 3,40,000 का। फिर उसने आगे के 6 महीने में 5,40,000 का प्रॉफिट अर्न किया था। तो ये 6 महीने का प्रॉफिट इस बैंक में इंक्लूडेड तो नहीं है, इसको ऐड कर लेते हैं। पर ये जो प्रॉफिट है ये आफ्टर राइटिंग ऑफ डेप्रीसिएशन ऑफ 10% पर एनम है, तो इसमें 6 महीने का डेप्रीसिएशन ऐड करना होगा। करेक्ट है, क्योंकि हमें कैश देखना है कितना अर्न हुआ था। ये तो नेट प्रॉफिट है हमारा, हमें देखना है कैश कितना अर्न हुआ था, तभी हमारा बैंक का एक्चुअल अमाउंट आएगा एज ऑन 1st अक्टूबर। तो हमें 6 महीने का डेप्रीसिएशन ऐड करना होगा इसमें, और इस प्रॉफिट को बैंक में ऐड करना होगा। फिर है उसने डिविडेंड भी पे किया था, वो डिविडेंड हम लेस कर देंगे, और DDT पे किया था वो भी लेस कर देंगे, तो हमें क्लोजिंग बैंक बैलेंस आ गया। सिमिलरली हम Y का भी उसी तरीके से बैंक बैलेंस कैलकुलेट कर लेंगे। तो नाउ वी कैन कैलकुलेट नेट असेट्स। X Limited का नेट असेट्स तो सिंपली आ जाएगा, क्योंकि X Limited का बैंक बैलेंस हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखा है और उसके कोई और असेट्स में चेंजेस नहीं है। पर Y Limited का स्टॉक में चेंज था, हमने पढ़ा था। स्टॉक में बोला था कि 8,500 को राइट ऑफ करना है और 20% अप्रिशिएट करना है स्टॉक में, और 1,68,900 का गुडविल है। तो ये सारे एडजस्टमेंट कंसिडर करके हम इसका नेट असेट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो लेट अस कैलकुलेट नेट असेट्स। पहले हम X Limited का कैलकुलेट कर लेते हैं। X Limited के लिए व्हाट विल डू इज, फिक्स्ड असेट 15,50,000, स्टॉक 5,35,500,
डेटर्स 3,49,500, बैंक बैलेंस 7,27,500, और इसमें से हमें एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ माइनस करनी है फॉर नेट असेट। प्रिलिमिनरी एक्सपेंस को तो हम लोग असेट्स में कंसिडर नहीं करेंगे, दिस इज फिक्टिशियस असेट। इसमें से हम माइनस कर देते हैं एक्सटर्नल लाइबिलिटी। सिर्फ एक ही एक्सटर्नल लाइबिलिटी है क्रेडिटर्स की, 85,000 रुपीज़। तो हमें आ जाएगा नेट असेट्स फॉर एक्स लिमिटेड। हमें इंट्रिंसिक वैल्यू चाहिए फॉर कंसिडरेशन, तो इंट्रिंसिक वैल्यू निकाल लेते हैं एक्स लिमिटेड का। कैसे निकालेंगे? और जो नेट असेट आया होगा उसको डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ शेयर से। नंबर ऑफ शेयर्स कितना है? 2 लाख शेयर्स हैं, उसको डिवाइड करेंगे तो इंट्रिंसिक वैल्यू आ जाएगा। सोल्यूशन देखते हैं। फिक्स्ड एसेट, ओके, हाँ डेप्रिसिएशन भूल गए थे हम। एक्चुअली डेप्रिसिएशन भी है ना, हमने क्या किया था, पूरा 15,55,000 ले लिया था, लेकिन 15,55,000 माइनस 10% डेप्रिसिएशन भी तो करना है। ये पर एनम डेप्रिसिएशन है। हमें नेट एसेट का अमाउंट कब के लिए चाहिए? 1 अक्टूबर के लिए। तो सिर्फ 6 महीने का डेप्रिसिएशन हम माइनस करेंगे, हमें 1 अक्टूबर का नेट एसेट आ जाएगा, क्योंकि एज ऑन 1 अक्टूबर का वैल्यू चाहिए हमें एक्विजिशन डेट का। ठीक है, फिर हम वाई लिमिटेड का भी सिमिलरली कैलकुलेट कर लेते हैं नेट एसेट। वाई लिमिटेड के नेट एसेट्स के लिए 12,60,000 का फिक्स्ड एसेट है, इसमें से डेप्रिसिएशन 6 महीने का माइनस होगा, प्लस स्टॉक का वैल्यू क्या होगा? प्लस स्टॉक का वैल्यू 3,81,500 होगा क्या? नहीं, क्योंकि हमने कुछ एडजस्टमेंट भी करने हैं स्टॉक में। स्टॉक के लिए बोला था कि 8,500 राइट ऑफ करना है, तो हम स्टॉक में से 8,500 माइनस कर देंगे और 20% अप्रिशिएट कर देंगे। करेक्ट है, ठीक है। और क्या ऐड करना है? स्टॉक के बाद में है वी हैव डेटर्स 2,31,000 का। बैंक भी चेंज हुआ था, बैंक का वैल्यू ले लेंगे 4,30,500 का। फिर इसमें ऐड कुछ करना है क्या? नहीं, बैंक भी हो गया। मिसलेनियस एक्सपेंडिचर हम लोग को लेना नहीं है, इसमें से माइनस कर देते हैं 75,000 का क्रेडिटर्स। और एक चीज़ है, यहाँ पे हमने गुडविल ऐड नहीं की थी, आई लिमिटेड के पास में गुडविल भी है 1,68,900 का, वो भी हम ऐड कर देंगे। तो हमें आ जाएगा नेट एसेट्स का अमाउंट। नेट एसेट्स के अमाउंट को डिवाइड कर देते हैं नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से, जो कि 1,50,000 का। तो हमें आ जाएगा इंट्रिंसिक वैल्यू। सोल्यूशन में देखते हैं, अब वैल्यूज़ तो सारे करेक्ट लिए हैं हमने। तो इंट्रिंसिक वैल्यू आ जाएगा 15 रुपीज़ का एक्स का और 16 रुपीज़ का वाई का। तो नाउ लेट अस कैलकुलेट कंसीडरेशन। हमारा हमने क्वेश्चन में हमें पूछा था कंसीडरेशन कैलकुलेट करो, नंबर ऑफ शेयर्स कैलकुलेट करो और क्लोजिंग बैंक बैलेंस कैलकुलेट करो। हमने क्लोजिंग बैंक बैलेंस तो कैलकुलेट कर लिया, अब पहले कंसीडरेशन कैलकुलेट करते हैं और कंसीडरेशन से नंबर ऑफ शेयर्स कैलकुलेट करते हैं, है ना। तो लेट अस कैलकुलेट कंसीडरेशन फर्स्ट। कंसीडरेशन किस तरीके से कैलकुलेट होगी? इन्होंने बोला था इंट्रिंसिक वैल्यू के बेसिस पे होनी है, तो करते हैं हम कैलकुलेट इंट्रिंसिक वैल्यू, तो अभी हमारे पास है। तो लेट अस कैलकुलेट। Limited would issue to Y Limited shareholders fully paid equity shares of 10 rupees each on the basis of comparative intrinsic values. Okay. तो Y Limited के पास कितने शेयर्स हैं? 1,50,000 के शेयर्स है। 1,50,000 नंबर ऑफ शेयर्स कितने? 1,50,000। तो X Limited को 1,50,000 शेयर्स के लिए 16 रुपीज़, जो कि इंट्रिंसिक वैल्यू है, पर शेयर देना है, जो आएगा 24 लाख रुपीज़। तो 24 लाख रुपीज़ के शेयर्स एक्स लिमिटेड को वाई लिमिटेड को देना है। तो कंसीडरेशन तो आ गया, कंसीडरेशन का वैल्यू कितना आया? 24 लाख रुपीज़। तो ये भी सॉल्व हो गया। हमें इन्होंने पूछा था कितना कंसीडरेशन देना है, 24 लाख का देना है। अब इन्होंने पूछा नंबर ऑफ शेयर्स, तो 24 लाख रुपीज़ के शेयर्स देने हैं। तो एक्स लिमिटेड अपने कितने शेयर्स देगा वाई लिमिटेड को? ऑब्वियसली 24 लाख डिवाइडेड बाय 15 रुपीज़, 1,60,000 खुद के शेयर्स वो वाई लिमिटेड को इशू करेगा। 15 रुपीज़, क्योंकि 15 रुपीज़ एक्स लिमिटेड के शेयर्स का इंट्रिंसिक वैल्यू है, तो वो एक शेयर 15 रुपीज़ का देना है, लेकिन उसको टोटल वैल्यू ऑफ शेयर्स कितने का देना था? 24 लाख रुपीज़। तो वो अपने 1,60,000 शेयर्स ऑफ ₹15 ईच इशू करता है वाई लिमिटेड को कंसीडरेशन देने के लिए। ओके, ये सम इतना ही था, ये भी एक बेसिक सम ही था। अब हम आगे चलते हैं। 10th इलस्ट्रेशन हो गया, अब 11th इलस्ट्रेशन सॉल्व करते हैं मॉड्यूल का ही। The summarized balance sheet of A Limited and B Limited as on 31st March 2017 are given below.
B Limited was merged with A Limited with effect from 31st March 2017. ओके, समराइज्ड बैलेंस शीट गिवन है, फिर कुछ लिखा है कि A Limited would issue 12% debentures to discharge the claims of the debenture holders of B Limited at par. Non-trade investments of A Limited fetched 20% while those of B Limited fetched 12%. Profit जो कि प्री टैक्स है बाय A Limited and B Limited during 2014, 15, 15, 16 and 17, 16, 17 are as follows. ओके, 3 साल का हमें प्रॉफिट गिवन है दोनों कंपनीज का. फिर बोला है Goodwill may be calculated on the basis of capitalization method, taking 20% as the pre-tax normal rate of return. Purchase consideration is discharged by A Limited on the basis of intrinsic value per share. Prepare balance sheet of A Limited after merger as per Schedule 3 Division 2. ठीक है, इस क्वेश्चन में हमें गुडविल भी कैलकुलेट करना है और गुडविल कैलकुलेशन के बाद हम नेट एसेट कैलकुलेट करेंगे गुडविल को कंसिडर करके, फिर इंट्रिंसिक वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे भी इंट्रिंसिक वैल्यू के बेस पे ही कंसिडरेशन दिया जा रहा है, और इस इंट्रिंसिक वैल्यू के थ्रू कंसिडरेशन कैलकुलेट करेंगे. हम यहाँ पे सिर्फ कंसिडरेशन कैलकुलेट करना है. ओके, हाँ सॉरी, और बैलेंस शीट भी बनाना है. तो बैलेंस शीट तो बहुत ही आसानी से बन जाती है ना. तो लेट अस कैलकुलेट गुडविल फर्स्ट. गुडविल के लिए कैपिटलाइजेशन मेथड यूज़ करने बोला है. अगर आपने बिजनेस वैल्यूएशन पढ़ लिया होगा तो आपको पता होगा गुडविल कैलकुलेशन. ठीक है, तो अभी हम सॉल्व करते हैं. पहले गुडविल कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर नेट एसेट कैलकुलेट करते हैं. तो गुडविल कैलकुलेशन के लिए व्हाट वी नीड इज, कैपिटलाइजेशन मेथड में क्या होता है. पहली बात तो कैपिटलाइजेशन मेथड में हम फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं. पहले फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं और कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करते हैं, और हम फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट को कैपिटलाइज करते हैं, और इन दोनों का जो डिफरेंस होता है वो हमारा आता है गुडविल. ये कैपिटलाइजेशन मेथड होता है. मैंने शॉर्ट में बता दिया है. क्या करते हैं हम, पहले फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, इसको कैपिटलाइज कर देंगे. ये रेट दिया हुआ है हमें कैपिटलाइजेशन का 20%. फिर हम कैपिटल एम्प्लॉयड भी कैलकुलेट करेंगे, और ये जो कैपिटलाइज्ड FMP आया है फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, इसमें से कैपिटल एम्प्लॉयड को माइनस करेंगे, जो डिफरेंस आएगा वो गुडविल आ जाएगा. ओके, तो लेट्स कैलकुलेट नाउ. पहले हम फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं. उसके लिए हमें, हमारे पास में 3 साल के प्रॉफिट्स अवेलेबल है. प्रॉफिट में कुछ चेंज है क्या प्रॉफिट में? हाँ जी. तो क्या करते हैं हम, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए हमें नॉन ऑपरेटिंग इनकम को कंसिडर नहीं करना होता है, क्योंकि हमें सिर्फ ऑपरेटिंग इनकम को ही कंसिडर करना होता है. नॉन ऑपरेटिंग तो फ्यूचर में होना नहीं होना हमें पता नहीं है ना. हमें फ्यूचर मेंटेन कितना करना है वो प्रॉफिट कैलकुलेट करना है. तो हम इसमें से नॉन ऑपरेटिंग इनकम को लेस करेंगे, जो कि इस क्वेश्चन में हो रहा है. यहाँ पे इन्होंने कहा है हमें नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है इनके पास में, जो कि 20% रिटर्न फेच कर रहा है ए का, और बी का 12% रिटर्न फेच कर रहा है. तो हमारा जो ये प्रॉफिट है, ए का जो प्रॉफिट है, इसका पहले हम एवरेज ले लेंगे और बी का भी एवरेज ले लेंगे. इनके एवरेज में से हम माइनस कर देते हैं ये इनकम, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट का जो इनकम है वो माइनस कर देंगे. और कुछ करना है, और कोई भी चेंज नहीं है एज सच. लेट अस सी आंसर में क्या किया है. पहले इन्होंने कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट किया. हम FMP कैलकुलेट करते हैं. 1 मिनट. FMP कहाँ कैलकुलेट किया, यहाँ पे. तो इन्होंने पहले टोटल प्रॉफिट्स का एवरेज ले लिया, इसमें से लेस किया नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट का इनकम. ठीक है, और इनको आ गया ये आ गया, बस एवरेज इनकम आ गया. ये आ गया है इनको FMP. ये FMP है, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट. इस फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट को ये लोग कैपिटलाइज कर रहे हैं. जैसे मैंने बोला था 20% से डिवाइड करके कैपिटलाइज किया, तो 28,50,000 का वैल्यू आया. अब हम कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करते हैं. कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है पता ही होगा, नेट एसेट ही होता है एक तरीके से, लेकिन कैपिटल एम्प्लॉयड में हम नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स को कंसिडर नहीं करते और गुडविल को कंसिडर नहीं करते. वेरएज नेट एसेट कैलकुलेशन में नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स भी कंसिडर होते हैं और गुडविल भी. क्योंकि ये कैपिटल एम्प्लॉयड हम लोग गुडविल कैलकुलेशन के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली गुडविल तो नहीं होगा और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स भी नहीं होते.
ये बस यही डिफरेंस है मेरे हिसाब से, सिर्फ यही डिफरेंस है नेट असेट्स कैलकुलेशन। सिर्फ मैं कैलकुलेशन का डिफरेंस बता रही हूँ, किस तरीके से कैलकुलेशन डिफरेंस होता है, बाकी सब सिमिलर होता है नेट असेट और कैपिटल एम्प्लॉयड के कैलकुलेशन में। तो हम कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट कर लेते हैं ए का, जिसमें हम क्या लेंगे 10 लाख का फिक्स्ड असेट, और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट तो हम लेते नहीं है, जैसे अभी पता चला हमें। स्टॉक ले लेंगे 1,60,000 का, डेटर्स 80,000, एडवांस टैक्स 60,000, बैंक बैलेंस 2,30,000, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस नहीं लेते। इसमें से माइनस करेंगे हम एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन 90,000, सन्ट्री क्रेडिटर्स 60,000 और डिबेंचर्स 2 लाख। ये हमने माइनस करना है, तो हमें आ जाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड। इन्होंने डिबेंचर्स माइनस किया हुआ है, हाँ जी ठीक है, तो इनको भी ये सब माइनस करके आ गया कैपिटल एम्प्लॉयड। इन्होंने एक्चुअली डायरेक्टली किया है, हमने एक एक चीज़ देखी। इन्होंने क्या किया, टोटल सन्ट्री एसेट्स ले लिया 17 लाख का, इसमें से प्रिलिमिनरी एक्सपेंस जो कि हमको कंसिडर नहीं किया है, करना है, जो कि हमें कंसिडर नहीं करना है, वो माइनस कर दिया, और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट जो कि हमें कंसिडर नहीं करना होता वो भी माइनस कर दिया। तो असेट का वैल्यू इन दोनों को माइनस करने के बाद में लिया हुआ है, इसमें से क्रेडिटर्स, डिबेंचर्स और प्रोविजन फॉर टैक्सेशन माइनस करके कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट कर लिया। सिमिलरली बी का भी कैलकुलेट हो जाएगा, बी का भी कैलकुलेट कर लेते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। तो 4,50,000 का असेट, इनके मेथड से करते हैं 7,80,000 का टोटल असेट, इसमें से प्रिलिमिनरी एक्सपेंस तो है नहीं, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट माइनस कर देते हैं, और इसमें से माइनस करेंगे प्रोविजन फॉर टैक्सेशन 50,000, सन्ट्री क्रेडिटर्स 50,000, 1 लाख का डिबेंचर्स। तो हमें बी लिमिटेड का भी कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया। अब इस कैपिटल एम्प्लॉयड, ये जो कैपिटल एम्प्लॉयड हमें आया है, इसको माइनस कर देते हैं हम जो कैपिटलाइज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट कैलकुलेट किया था उससे, तो आ गया डिफरेंस गुडविल। अब गुडविल कैलकुलेशन तो हो गया। इन्होंने हमें पूछा क्या था, कंसीडरेशन, परचेज कंसीडरेशन कैलकुलेट करना है और बैलेंस शीट बनाना है, ठीक है। परचेज कंसीडरेशन कैलकुलेट कर लेते हैं। गुडविल आ गया, तो अब हम नेट असेट कैलकुलेट कर सकते हैं ना इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेशन के लिए, तो नेट असेट कैलकुलेट कर लेते हैं। नेट असेट के लिए क्या करेंगे, हमारा जो कैपिटल एम्प्लॉयड था, ये जो कैपिटल एम्प्लॉयड आया 11,80,000, इसमें अगर हम नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स ऐड कर दें और गुडविल का जो वैल्यू आया है वो ऐड कर दे, तो नेट एसेट्स आ जाएगा। जैसे कि मैंने बोला, ये दो चीज़ें तो नहीं लेते हम लोग कैपिटल एम्प्लॉयड में, यही डिफरेंस होता है, तो नेट एसेट आ जाएगा इन दोनों को ऐड कर देंगे। तो इन्होंने भी वही किया होगा, कैपिटल एम्प्लॉयड में ऐड कर दिया नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स और गुडविल, तो ये आ गया नेट एसेट। इस नेट एसेट को नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करके इंट्रिंसिक वैल्यू आ गया। ए और बी लिमिटेड दोनों का भी कर दिया। 34 और 37.5, ए लिमिटेड का 37.5 का इंट्रिंसिक वैल्यू आ रहा है, बी लिमिटेड का 34 रुपीज़ का इंट्रिंसिक वैल्यू आ रहा है। तो अब हम इस इंट्रिंसिक वैल्यू से कंसीडरेशन कैलकुलेट कर लेते हैं। ए लिमिटेड को कितने शेयर्स देने हैं बी लिमिटेड को, वो कैलकुलेट करना है हमें। बी लिमिटेड के पास में कितने शेयर्स है, 30,000 शेयर्स है, और बी लिमिटेड का इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है, बी लिमिटेड का इंट्रिंसिक वैल्यू है 34 रुपीज़। तो हम क्या करेंगे, 30,000 का शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स इंटू 34 रुपीज़ करेंगे, इससे हमें कंसीडरेशन आ जाएगा, वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन आ जाएगा, जो कि कितना आएगा, 10,20,000 रुपये का। ये वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन आ गया। और ए लिमिटेड अपने शेयर्स कितने शेयर्स देगा, अपने खुद के कितने शेयर्स इशू करेगा बी लिमिटेड को, 10,20,000 रुपीज़ के अपने खुद के शेयर्स उसको इशू करने हैं बी को। तो कितने शेयर्स इशू करेगा, तो 10,20,000 डिवाइड बाई 37.5 करना होगा, जो कि कितना आएगा, 27,200 आ जाएगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ शेयर्स भी हो गया। अभी हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, नहीं अब तो कुछ कैलकुलेट नहीं करना, अभी हमें बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है। तो अब हम बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं। बैलेंस शीट में क्या करेंगे हम लोग, पहले ठीक है, पहले फिक्स्ड असेट दोनों ऐड हो जाएगा, 14,50,000 का फिक्स्ड असेट्स आ जाएगा। इन्वेस्टमेंट्स 2 लाख रुपए का आ जाएगा, है ना। ए ने बी को टेक ओवर कर लिया, तो बैलेंस शीट तो दोनों का असेट ऐड होके ही बनेगा। फिक्स्ड असेट्स टोटल 14,50,000, इन्वेस्टमेंट्स 2 लाख का आ जाएगा, स्टॉक 2,10,000 का आ जाएगा, डेटर्स 1,70,000, कैश इन बैंक बैलेंस 3,40,000, एडवांस टैक्स 90,000। इन शॉर्ट सबको हमें ये सारे असेट्स तो टोटल ही आ जाएंगे, टोटल कर देंगे दोनों का, कुछ भी चेंजेस नहीं है इसमें इन असेट्स में, ठीक है। अब लाइबिलिटीज़ देखते हैं, लाइबिलिटीज़ में भी 90 + 50 आएगा, 1,40,000 का प्रोविजन फॉर टैक्सेशन,
सन्ड्री क्रेडिटर्स 1,10,000, डिबेंचर्स को भी ऐड कर देंगे तो टोटल इनका भी टोटल ले लेंगे। लेकिन हमें CFS में इंटरनल लायबिलिटी सिर्फ खुद की ही रिकॉर्ड करनी होती है ना। तो जनरल रिजर्व 3 लाख रुपीज़ का आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस 2,50,000 का। इक्विटी शेयर्स चेंज हो रहे हैं क्योंकि 8 लाख रुपीज़ का पहले इक्विटी शेयर्स था, अभी कंसीडरेशन भी तो दिया हुआ है, अभी कंसीडरेशन इशू किया हुआ है, मतलब शेयर्स इशू किए हुए हैं कितने, 27,200। तो इक्विटी शेयर कैपिटल में हम 27,200 एट द रेट ऑफ 10 रुपीज़ के इसमें ही लिखेंगे। इक्विटी में प्रीमियम, अदर इक्विटी में प्रीमियम जाएगा ना, जो कि कितने का होगा, 27.5 रुपीज़ का प्रीमियम, क्योंकि हमने 37.5 रुपीज़ के शेयर इशू किए हुए हैं। तो 10 रुपीज़ का शेयर हम इक्विटी शेयर कैपिटल में इंक्लूड करेंगे और 27.5 का जो प्रीमियम है उसको हम अदर इक्विटी में इंक्लूड करेंगे। ठीक है, तो इक्विटी शेयर कैपिटल का क्या हो रहा है कि 8 लाख प्लस करेंगे इसमें 27,200 इंटू 10, दैट विल बी 2,72,000, प्लस करेंगे इसको 8 लाख में तो आ जाएगा 10,72,000। तो देखो बैलेंस शीट ऑलमोस्ट प्रिपेयर भी हो गई ओरली, कुछ चीज़ें बची है, जैसे गुडविल हमने ऐड नहीं किया, जो गुडविल कैलकुलेट किया था वो भी हम हमारे ये कंपनी ए के बैलेंस शीट में आ जाएगा। 4,40,000 का गुडविल जो बी से हमने एक्वायर किया है वो भी बैलेंस शीट में आ जाएगा। और अदर इक्विटी में सिक्योरिटीज़ प्रीमियम चला जाएगा जो कि 27.5 इंटू 27,200 शेयर्स होगा। ठीक है, तो सोल्यूशन देख लेते हैं अभी एक बार। वैसे तो ऑलमोस्ट सारी चीज़ें हमने कवर कर ली ओरली, तो अभी बैलेंस शीट देखते हैं सोल्यूशन में। तो बैलेंस शीट में इन्होंने लिया 14,50,000 का पीपी, जो कि हमने भी देखा था। गुडविल 4,40,000 का। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स ले लिया 2 लाख रुपीज़ का। करंट असेट्स इन्होंने टोटल कर लिया, सारे करंट असेट्स का टोटल ले लिया है 8,10,000। ये यहाँ होगा नोट्स टू अकाउंट्स में, ये रहा, ये भी कुछ नहीं है, सारे असेट्स का टोटल ले लिया, ए और बी के असेट्स का। फिर इक्विटी शेयर कैपिटल 10,72,000 हमें भी आ गया था ओरली। अदर इक्विटी 12,78,000 आ रहा है। ये किस तरीके से आ रहा है हम वापस देखते हैं। अदर इक्विटी के लिए हम सिर्फ एक ही इंटरनल लाइबिलिटीज़ को कंसिडर करेंगे, तो जनरल रिजर्व आ जाएगा 3 लाख रुपए का, प्रॉफिट एंड लॉस आ जाएगा 2,50,000 रुपीज़ का, सिक्योरिटीज़ प्रीमियम आएगा अदर इक्विटी में, है ना, कितने का आएगा, 27,200 का हमने शेयर्स इशू किए एक्स्ट्रा, जिसका प्रीमियम था 27.5 का। तो सिक्योरिटीज़ प्रीमियम आ जाएगा 27,200 इंटू 27.5, दैट इज़ 7,48,000 का, तो वो भी ऐड हो जाएगा। ये तीन चीज़ें तो पता लग गई, ये तीनों आने वाली है यहाँ पे। तो लेट अस सी इनके नोट्स टू अकाउंट्स में क्या क्या और है, अगर हमने कुछ मिस किया है तो। अदर इक्विटी में सिक्योरिटीज़ प्रीमियम लिया है पहले 7,48,000, प्रॉफिट एंड लॉस 3 लाख, जनरल रिजर्व 2,50,000, ओके 12,98,000 का सिक्योरिटीज़ अदर इक्विटी आ गया। इसमें से प्रिलिमिनरी एक्सपेंस माइनस करना है, ठीक है, कर लिया इन्होंने भी, बैलेंस शीट में प्रिलिमिनरी एक्सपेंस था वो माइनस कर लिया। 12,78,000 का अदर इक्विटी आ रहा है, ठीक है, तो अदर इक्विटी भी डन है बैलेंस शीट में। अब नॉन करेंट लाइबिलिटीज़ 12% डिबेंचर्स, ये भी टोटल ले लिया था, क्रेडिटर्स भी टोटल ले लिया, और प्रोविजन फॉर टैक्सेशन लिया होगा 1,40,000, बैलेंस शीट बन गई। सिंपल ही था इलस्ट्रेशन नंबर 11 भी, सिर्फ बैलेंस शीट प्रिपेयर करना एक अलग चीज़ थी यहाँ पे, 10th जैसा ही था ऑलमोस्ट, और गुडविल कैलकुलेशन भी देखा हमने इस सम में। बाकी ओवरऑल 10th और 11th दोनों भी सिंपल क्वेश्चंस थे, दोनों इलस्ट्रेशन CMA के थे, एज मैंने बताया कि सारे इलस्ट्रेशन CMA के ही हैं। तो अभी आगे चलते हैं, कुछ मिस नहीं किया ना, हाँ, तब आगे चलते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 12 करेंगे अब। इलस्ट्रेशन नंबर 12, तो पहले व्हाट विल डू इज़ हम अच्छे से क्वेश्चन रीड कर लेंगे, सोल्यूशन ओरली समझ लेंगे, हम खुद सोल्यूशन समझेंगे, और फिर मॉड्यूल का जो आंसर है वो देखेंगे। हम सारे सम्स वैसे ही कर रहे हैं, ठीक है। तो लेट अस रीड द क्वेश्चन। Z Limited took over the business of X Limited and Y Limited. The summarized balance sheet of Z Limited, X Limited and Y Limited as on 31st March 2017 are given below.
ठीक है, तो यहाँ से हमें सिर्फ इतना पता चल रहा है कि जेड ने एक्स और वाई को टेक ओवर कर लिया है। अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन लिखी है कि 10% डिबेंचर होल्डर्स ऑफ एक्स लिमिटेड एंड वाई लिमिटेड आर डिस्चार्ज्ड बाय जेड लिमिटेड इशूइंग सच नंबर ऑफ इट्स 15% डिबेंचर्स ऑफ 100 रुपीज़ ईच सो एज टू मेंटेन द सेम अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, तो ये एडजस्टमेंट से हमें क्या पता चल रहा है कि जेड ने एक्स और वाई के डिबेंचर्स को, जो कि 10% डिबेंचर्स थे, उनको डिस्चार्ज करके अपने खुद के डिबेंचर्स इशू किए हैं, उनको 15% डिबेंचर्स इशू किए हैं। लेकिन कितने डिबेंचर्स इशू किए हैं वो डिपेंड करता है अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पे। कैसे इशू किए हुए हैं, बोला है कि इतने सच नंबर सो एज टू मेंटेन द सेम अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट अमाउंट जो कि 10% डिबेंचर्स को पे हो रहा था, सेम अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट 15% डिबेंचर्स को भी पे होगा, लेकिन वो 15% ऑफ इंटरेस्ट होगा। मतलब 15% होगा, 10% का जो इंटरेस्ट था वो इनके डिबेंचर्स का 15% होगा। थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, पर हम जब कैलकुलेट करेंगे तो आसानी से समझ जाएगा। सेकेंड एडजस्टमेंट है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स ऑफ द टू कंपनीज। एक्चुअली एडजस्टमेंट नहीं है, सारे कंसीडरेशन ही है। फर्स्ट भी कंसीडरेशन का पार्ट ही है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स ऑफ द टू कंपनीज आर इशूड इक्विवेलेंट नंबर ऑफ 15% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ जेड लिमिटेड। उनके प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को अपने प्रेफरेंस शेयर्स इशू करती है एट अ प्राइस ऑफ 150 रुपीज़ पर शेयर। फेस वैल्यू 100 की थी, मतलब 50 रुपीज़ अदर इक्विटी में चला जाएगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम। Z Limited will issue 5 equity shares for each equity share of X Limited and 4 equity shares for each equity share of Y Limited। ठीक है, तो वो X Limited को एक शेयर के बदले अपने 5 शेयर्स देगा और Y लिमिटेड को एक शेयर के बदले अपने 4 शेयर्स देगा। द शेयर्स आर टू बी इशूड एट 30 रुपीज़ ईच हैविंग अ फेस वैल्यू ऑफ 10 रुपीज़ पर शेयर। यहाँ पे भी 20 रुपीज़ का प्रीमियम है, वो सिक्योरिटीज प्रीमियम अदर इक्विटी में चला जाएगा। हमें बोला गया है टू प्रिपेयर बैलेंस शीट ऑफ जेड लिमिटेड एज ऑन 1 अप्रैल 2018। तो एक बार टेक ओवर हो गया, उसके बाद में हमें बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है। ठीक है, सिर्फ बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है इस सम में, लेकिन उससे पहले हम गुडविल कैलकुलेट कर लेते हैं एक्स और वाई का, है ना। और गुडविल कैलकुलेट करने के लिए व्हाट वी नीड, हमें 3-4 चीज़ें चाहिए होती थी। हमें कंसीडरेशन, एनसीआई प्रीवियसली हेल्ड इक्विटी इंटरेस्ट और नेट एसेट्स चाहिए होता है। यहाँ पे नेट एसेट्स हम बैलेंस शीट के थ्रू कैलकुलेट कर लेंगे, कंसीडरेशन हमें ये एडजस्टमेंट्स के थ्रू मिल जाएंगी, और एनसीआई तो है नहीं और प्रीवियसली इक्विटी हेल्ड इक्विटी इंटरेस्ट है नहीं। तो लेट अस कैलकुलेट कंसीडरेशन फर्स्ट और फिर नेट एसेट कैलकुलेट करेंगे, फिर गुडविल आ जाएगा और उससे हम बैलेंस शीट प्रिपेयर कर लेंगे। करेक्ट है। अब कंसीडरेशन कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले डिबेंचर वाला कंसीडरेशन देखते हैं। 10% डिबेंचर्स को 15% डिबेंचर्स दिए थे, लेकिन सच नंबर सो एज टू मेंटेन द सेम अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। तो पहले देखते हैं 10% डिबेंचर होल्डर्स को कितना इंटरेस्ट मिल रहा था। 10% डिबेंचर होल्डर्स को एक्स के कितने डिबेंचर्स थे, 60 लाख के डिबेंचर्स थे एक्स के पास में और वाई के पास में 30 लाख के। इनको 10% का इंटरेस्ट मिल रहा था, तो एक्स अपने डिबेंचर होल्डर्स को टोटल 6 लाख का इंटरेस्ट दे रहा था और वाई अपने डिबेंचर होल्डर्स को 3 लाख का इंटरेस्ट दे रहा था। ये सेम इंटरेस्ट जेड 15% डिबेंचर होल्डर्स को भी देने वाला है, सेम अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। तो हम ऐसा कह सकते हैं ना कि 6 रुपीज़ मतलब 6 लाख जो है वो 15% है। 6 लाख 10% डिबेंचर्स के लिए 10% था, लेकिन सेम अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट देना है, तो हम ऐसा कहेंगे कि 6 लाख 15% इंटरेस्ट है। तो 100% कितना, ऐसा कर सकते हैं 100% आ जाएगा 40 लाख। 100% आ जाएगा 40 लाख। तो जेड लिमिटेड एक्स लिमिटेड को 40 लाख, एक्स लिमिटेड के डिबेंचर होल्डर्स को अपने 40 लाख रुपीज़ के डिबेंचर्स इशू करेगा और वाई लिमिटेड को 20 लाख। सिमिलरली इसका भी सेम कैलकुलेशन है, इसको बस 3/15 × 100 करना है। तो 20 लाख के डिबेंचर्स वो वाई लिमिटेड को इशू करेगा। क्लियर है। ये हो गया डिबेंचर्स कंसिडरेशन का पार्ट, जो डिबेंचर था उसका कैलकुलेशन। अभी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को इन्होंने अपने 15% प्रेफरेंस शेयर इशू किए हैं 150 रुपीज़ पे। पहले से कितने प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स थे, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स एक्स के पास में 3 लाख है और वाई के पास में 2 लाख है। तो 3 लाख इंटू 150 रुपीज़ करेंगे और 2 लाख इंटू 150 रुपीज़ करेंगे। ये आ गया प्रेफरेंस शेयर का अमाउंट 450 और 300 का। फिर इक्विटी शेयर कैपिटल कितना इशू किया है,
5 इक्विटी शेयर्स फॉर ईच ऑफ एक्स लिमिटेड का इक्विटी शेयर और 4 इक्विटी शेयर फॉर ईच ऑफ वाई लिमिटेड का इक्विटी शेयर। तो एक्स लिमिटेड के पास में कितने इक्विटी शेयर्स हैं? एक्स लिमिटेड के पास में 8 लाख इक्विटी शेयर्स है और वाई लिमिटेड के पास में 7,50,000, ये रहा यहाँ पे, है ना। तो क्या करेंगे, 8 लाख इंटू 5 और 7,50,000 इंटू 4, ये क्या हुआ, यहाँ पे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आ जाएगा 30 रुपीज़ ईच। तो 30 से मल्टीप्लाई कर दो, इतने अमाउंट का इक्विटी शेयर्स इशू किया हुआ है। तो टोटल कंसिडरेशन आ गया 1690,1220 का। कंसिडरेशन कैलकुलेट हो गया। अब कैलकुलेट करते हैं गुडविल। गुडविल कैलकुलेशन के लिए हमारे पास कंसिडरेशन हो गया, लेकिन अब ये नेट एसेट्स चाहिए। नेट एसेट कैलकुलेट कर लेते हैं। इसके लिए पहले एक्स के नेट एसेट्स सारे टोटल एसेट कर लेंगे, जो कि 3000 का है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमें कंसिडर नहीं करना है नेट एसेट्स के लिए। तो 3000 का 3000 या 2000, सॉरी ये पूरा नहीं हुआ है, ठीक है। इसका टोटल कर लेते हैं। टोटल क्या आएगा, 550 प्लस 350 प्लस 150 प्लस 350 प्लस 250 प्लस 50 प्लस 300। हाँ जी, 2000 का नेट एसेट है, सॉरी नेट एसेट नहीं, टोटल एसेट है एक्स का। 2000 में से माइनस करेंगे हम लोग एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ 150 माइनस 270 माइनस डिबेंचर्स करेंगे क्या। यहाँ पे हम डिबेंचर्स नेट एसेट में से माइनस नहीं करेंगे। रीज़न बीइंग हमने डिबेंचर्स को कंसिडरेशन का पार्ट लिया है। अगर हमने डिबेंचर्स को कंसिडरेशन का पार्ट नहीं लिया होता तो हम डिबेंचर्स को नेट एसेट में से एक्सटर्नल लाइबिलिटी है इसलिए माइनस करते, लेकिन हम इसको कंसिडरेशन का पार्ट कंसिडर कर रहे हैं इसलिए हम उसको नेट एसेट में से माइनस नहीं करेंगे। तो 2000 में से माइनस कर देते हैं 270 और 150, तो आ जाएगा 1580 का नेट एसेट। नेट एसेट आया कहाँ है ये, हाँ ये रहा। तो ये रहा नेट एसेट 1580 और 1690 का कंसिडरेशन था एक्स लिमिटेड के लिए। और इन दोनों का डिफरेंस ले लिया, 110 का गुडविल आ गया एक्स लिमिटेड का। अब वाई लिमिटेड का कैलकुलेट करते हैं गुडविल। तो वाई लिमिटेड का नेट एसेट कैलकुलेट करते हैं। वाई लिमिटेड के पास में 400 का लैंड एंड बिल्डिंग है, प्लस 250 का प्लांट एंड मशीनरी, प्लस 50 का इन्वेस्टमेंट्स, प्लस 250 का स्टॉक, 300 का सन्ड्री डेटर्स, प्लस 50 का रिसीवेबल्स और 200 का कैश एंड बैंक। 1500 के टोटल असेट्स है, इसमें से माइनस होगा एक्सटर्नल लाइबिलिटी जो कि है 70 और 120 का। डिबेंचर्स तो हमें माइनस करना नहीं है, 70 और 120 इसमें से माइनस कर देते हैं तो आएगा 1310 का नेट एसेट्स वाई का, और कंसिडरेशन 1220 का था। तो इसके केस में गेन ऑन बार्गेन परचेज आ रहा है 90 का, तो दोनों मिला के नेट 20 का गुडविल आ रहा है ना। तो गुडविल कैलकुलेशन डन। अभी हम बैलेंस शीट प्रिपेयर कर लेते हैं। बैलेंस शीट के लिए क्या करेंगे, एसेट और लाइबिलिटी, एसेट्स और एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़, तो टोटल ले लेते हैं तीनों का। तो ये तो पूरा टोटल आ जाएगा बैलेंस शीट में तीनों का ऐड होके। और ये सन्ड्री क्रेडिटर्स और बिल्स पेएबल का टोटल ले लेंगे। हम डिबेंचर्स का भी टोटल लेते हैं, लेकिन इस सम में एक्चुअली हुआ क्या है, डिबेंचर्स को डिस्चार्ज रिडीम कर दिया गया है और उनको अपने डिबेंचर्स इशू किए हैं रिडीम करके, है ना। एक्स एंड वाई का डिबेंचर्स ख़त्म हो गया, अब जेड का डिबेंचर्स है। तो जेड ने कितने डिबेंचर्स इशू किए थे, जेड ने 60 और 30 के बदले 40 और 20, ये रहा 40 और 20 के डिबेंचर्स इशू किए थे जो हमने कैलकुलेट भी किया था। तो डिबेंचर्स कितने आएंगे, 60 के। देखते हैं डिबेंचर्स कितने के आए हैं। डिबेंचर्स आई गेस इन्होंने नॉन करेंट लाइबिलिटीज़ में लिया हुआ है इसको। नॉन करेंट लाइबिलिटी ये रहा, नॉन करेंट लाइबिलिटीज़ में डिबेंचर्स 60 का आया है, ठीक है। तो ठीक है, ये यहाँ पे भी है नॉन करेंट लाइबिलिटीज़। तो डिबेंचर 60 का आएगा। और हमने ये देखा था असेट्स, और असेट्स पूरे असेट्स हमने देख लिए ऑलरेडी, ये तो टोटल आ जाएगा और डिबेंचर्स भी सीन हो गया पूरा, ठीक है। अब हम कैलकुलेट करते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल कितना आएगा जेड लिमिटेड के बुक में। ये 1000 जो है ये प्रेफरेंस शेयर कैपिटल नहीं है, ये क्वेश्चन रॉन्ग था थोड़ा, ये 1000 इक्विटी शेयर कैपिटल है, ठीक है। तो ऑलरेडी इसके पास में 1000 का इक्विटी शेयर कैपिटल था और इसने एज कंसीडरेशन कितना इक्विटी शेयर कैपिटल इशू किया है, इसने जेड ने कितना इक्विटी शेयर कैपिटल इशू किया था,
ये यहाँ हमने कैलकुलेट किया था। जेड ने इशू किया हुआ है 1200 को और 900 वाई को, बट ये इंक्लूसिव ऑफ 20 रुपीज़ का प्रीमियम है। हमें इक्विटी शेयर कैपिटल में तो फेस वैल्यू ही लिखना होता है, तो फेस वैल्यू और प्रीमियम का बाइफिकेशन कर लेते हैं। ओके, तो फेस वैल्यू का और प्रीमियम का बाइफिकेशन किस तरीके से करेंगे, यहाँ इन्होंने किया है। पहले हम इक्विटी शेयर कैपिटल का कर लेते हैं। प्रेफरेंस और इक्विटी दोनों भी प्रीमियम पे इशू किया, तो दोनों का बाइफिकेशन हुआ है यहाँ पे। पहले हम इक्विटी शेयर कैपिटल का कर लेते हैं। तो इक्विटी शेयर कैपिटल हमने कितने इशू किए हैं एज कंसीडरेशन, ये किया था हमने ना 8 लाख इंटू 5 और 7,50,000 इंटू 4, टोटल 70 लाख नंबर ऑफ शेयर्स इशू हुए हैं। तो 70 लाख इंटू 10 करेंगे तो आ जाएगा हमारा फेस वैल्यू, इंटू 20 करेंगे तो आ जाएगा हमारा सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो 700 का हमारा फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर इशू हुआ है। तो हमारा अभी कंसीडरेशन जो दिया था उसमें 700 लाख का इक्विटी शेयर इशू हुआ है। इसको हम हमारे जो बैलेंस शीट में ऑलरेडी अवेलेबल इक्विटी शेयर था 1000 का, उसमें ऐड कर देंगे बैलेंस शीट प्रिपेयर करने के लिए आफ्टर टेक ओवर के। तो इक्विटी शेयर कैपिटल का वैल्यू हो जाएगा 1700, ये रहा। ठीक है, इक्विटी शेयर कैपिटल 1700 का हो गया। और अभी हम प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कैलकुलेट कर लेते हैं। प्रेफरेंस इसके पास में था क्या, जेड के पास में नहीं था। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जेड के पास में पहले नहीं था, तो अभी हमें ऐड करना होगा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, जो कि इन्होंने कंसीडरेशन में दिया था। कितना दिया था प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी 450 और 300 का, जो कि इंक्लूसिव ऑफ 50 रुपीज़ का प्रीमियम है। इसको भी बाइफिकेट कर लेते हैं। अब बाइफिकेट करेंगे, कैसे करेंगे, 5 लाख शेयर्स दिए थे, 5 लाख इंटू 100 रुपीज़ फेस वैल्यू आ गया और 250 का प्रीमियम हो गया। 250 कैसे, 50 इंटू 5 लाख, 250 लाख का प्रीमियम हो गया। तो 500 हम लोग बैलेंस शीट में लाइबिलिटीज़ में लिखेंगे और शेयर कैपिटल में लिखेंगे, और जो 250 है वो हम सिक्योरिटीज़ प्रीमियम में लिख देंगे। तो सिक्योरिटीज़ प्रीमियम में टोटल चला जाएगा 1650 रुपीज़ सिक्योरिटीज़ प्रीमियम में, जो कि अदर इक्विटी में हम इंक्लूड करेंगे। करेक्ट है। अब हमारा शेयर कैपिटल हो गया, ये डन है। अब कैलकुलेट करते हैं अदर इक्विटी। अदर इक्विटी में जेड के पास में ऑलरेडी था 600। हम एक्स और वाई का जनरल रिजर्व तो लेंगे नहीं, इंटरनल लाइबिलिटी हम हमारे एक्वायरी कंपनीज का तो कंसिडर करते नहीं है अपने बैलेंस शीट प्रिपरेशन में। तो हम जनरल रिजर्व सिर्फ 600 का लेंगे। और क्या हुआ है, 1650 का सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अदर इक्विटी में गया है। तो अदर इक्विटी का वैल्यू आ जाएगा 1650 प्लस 600 का जनरल रिजर्व, जो कि है 2250 आ जाएगा। ठीक है, इक्विटी शेयर कैपिटल 1700 और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 500 और 2250 का सिक्योरिटीज़ प्रीमियम। डिबेंचर्स भी हमने देख लिया था। हमारा ओरली सारा कैलकुलेशन डन है, बस इसको आप लिख के करो या ओरली करो, समझ तो आ गया पूरा सम। आंसर अभी गो थ्रू कर लेते हैं। आंसर में मतलब बैलेंस शीट प्रिपरेशन, कंसिडरेशन तो हमने देख ही लिया था, सिक्योरिटीज प्रीमियम का कैलकुलेशन भी देख लिया, गुडविल का कैलकुलेशन भी देख लिया था। अब बैलेंस शीट देख लेते हैं। बैलेंस शीट में पीपी 2250 आ रहा है, तीनों का टोटल ही किया हुआ है। हम देख लेते हैं, नोट नंबर 4 में किया हुआ है ये। हाँ, तो क्या 1 था, हाँ पीपी तीनों का टोटल किया हुआ है ये। ठीक है, ये तीनों भी कंपनीज का टोटल किया हुआ है। और गुडविल 20 का आया था, हमने देखा था। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स 200, नोट नंबर 5 देख लेते हैं। प्लांट एंड मशीनरी, ओके, ये तीनों का टोटल ही किया हुआ है। ये सब देखने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए एक्चुअली मैंने इतना ध्यान नहीं दिया था इस पर। ठीक है, और अदर करंट असेट्स भी तीनों का टोटल ही किया हुआ है। ये सारे तो टोटल ही कर लेते हैं, सब पूरा ले लेते हैं इसमें, तो तीनों भी कंपनीज़ का या दोनों भी कंपनीज़ का, जितने भी कंपनीज उनका टोटल ही लेते हैं। यहाँ पे कोई एडजस्टमेंट है नहीं अभी इस समय, तो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो इक्विटी शेयर कैपिटल हमने कैलकुलेट किया था, ये भी क्या प्रेफरेंस शेयर भी कैलकुलेट किया था, अदर इक्विटी भी कैलकुलेट किया था, और डिबेंचर्स का अमाउंट भी हमने देखा था। और ये अदर करंट लाइबिलिटीज है, इसका भी टोटल लिया हुआ है, हमने पहले बात कर ली है। तो ये बन गई हमारी बैलेंस शीट, और इसी तरीके से इलस्ट्रेशन नंबर 12 भी कंप्लीट हो गया है। होपफुली सबको ये समझ आया हो तीनों सम्स। तो फ़िलहाल के लिए इतना ही। हम आगे के सम्स भी जो इंड AS 103 के आगे और भी सम्स हैं CMA मॉड्यूल में, वो भी सॉल्व करेंगे। इस वीडियो का हम पार्ट 2 बनाएंगे, उसमें सॉल्व करेंगे वो सम्स। ये एक्चुअली वीडियो इज़ बेसिकली फॉर CMA स्टूडेंट्स, क्योंकि अगर उन्हें कुछ डाउट हो सम्स में तो वो इस वीडियो के थ्रू क्लियर हो सकता है। और अगर किसी को इंड AS 103 समझना है तो इस वीडियो में बेसिक कॉन्सेप्ट भी किए हुए हैं कवर। तो होपफुली ये वीडियो हेल्पफुल होगा।
मैंने सॉल्व तो नहीं किए हैं, तो थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम हो सकता है, बट एटलीस्ट आई हैव ट्राइड कि मैं मॉड्यूल के आंसर्स को समझा पाऊँ। तो आई गेस आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में हम आगे के सम्स कवर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।